थी 7 जनवरी 2017, नए साल की शुरुआत। जहां एक तरफ लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर मस्तूरी के देव गांव में 19 वर्षीय युवती की खून से लथपथ लाश एक सड़क के किनारे मिलती है। उस युवती की लाश बहुत ही गंभीर हालत में थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे चोटों के निशान, आसपास बहुत सारा खून और उसके शरीर के कपड़े भी फटे हुए थे। वो लाश अर्धनग्न हालत में थी। पुलिस द्वारा जब इस केस की छानबीन होती है तो पता चलता है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। और देखते ही देखते इस खबर से न केवल उस इलाके में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में सनसनी फैल जाती है। आज जो केस हम आपको बताने जा रहे हैं वो केस पुलिस के सबसे मुश्किल केसों में से एक माना जाता है। इस केस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया था। आपको निर्भया केस तो याद ही होगा। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जिसने पूरे देश को दहला दिया था। दिल्ली में चलती बस में 19 वर्षीय महिला के साथ क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया। आज की ये कहानी भी हमें निर्भया केस की याद दिलाती है। बेहद ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली आज के इस केस के कारण जगह जगह प्रोटेक्ट किए गए और कई दिनों तक कैंडल मार्च भी निकाले गए थे। यहाँ तक कि लोगों ने इस केस के लिए सीबीआई जांच की मांग भी की थी। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो बेहद ही मेहनती, निडर और होनहार लड़की थी, जिसके बड़े बड़े सपने थे और अपनी जिंदगी में वो कुछ बड़ा करना चाहती थी। पर उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने उसके साथ साथ उसकी आत्मा और उसके सपनों को भी कुचल दिया। इस केस की गंभीरता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं क्योंकि इस केस को मस्तूरी की निर्भया के नाम से भी जाना जाता है। इस केस के कारण पुलिस के ऊपर इतना दबाव हो गया था कि पुलिस भी हैरान हो गई थी। आज की ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली कहानी है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही हम ऐसी ही क्राइम की रियल कहानियां इस चैनल पर लाते रहते हैं क्योंकि हर क्राइम की कहानी हमें कुछ सिखाती है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन जरूर मिले और ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियां हम आप तक लाते रहें। साथ ही हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वो आप तक जरूर पहुंचे। आज की ये कहानी है छत्तीसगढ़ स्टेट से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मस्तूरी में एक जगह है देवगांव। इसी देवगांव में 19 साल की एक लड़की ममता खंडेलकर रहती थी। ममता अपने माता पिता के साथ वहाँ रहती थी। ममता ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी और अपनी आगे की पढ़ाई को वो देवगांव से बाहर जाकर किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहती थी, जिसके लिए वो छत्तीसगढ़ के किसी शहर से अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करना चाहती थी। लेकिन दूसरी ही तरफ उसके माता पिता उसकी आगे की पढ़ाई के हक में नहीं थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ममता को आगे पढ़ा सके। वो नहीं चाहते थे कि ममता कहीं किसी दूसरे शहर जाकर पढ़े, लेकिन ममता अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी और वो एक अच्छी स्टूडेंट भी थी और उसकी पढ़ाई में उसकी काफी रुचि थी। वो आगे और पढ़कर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। वो गरीबी में पैदा तो जरूर हुई थी पर आगे पढ़ लिख कर वो उसे बदलना चाहती थी। खुद अपना ही नहीं, वो अपने घर वालों को भी एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई करती है तो जरूर ही वो किसी अच्छी जगह नौकरी करेगी और इस तरह वो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकती है और एक अच्छी सी जिंदगी बिता सकती है। कहते हैं कि ममता एक बहादुर लड़की भी थी। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई के दौरान भी नौकरी कर रही थी। उसे जो सही लगता वो वही करती थी। उसकी इस बात को लेकर गांव के लोग उसे चिढ़ते भी थे। कई लड़के उसे लड़का कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि उसका कम उम्र में नौकरी करना, लड़कों की तरह हरकतें करना, किसी से नहीं डरना, अपना हर काम वो खुद करती थी। घर हो, बाहर जाना हो, बहुत ही निडरता से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी। ममता एक मेडिकल स्टोर पर काम करती थी। वो मेडिकल स्टोर उसके गांव से कुछ 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। उसका मानना था कुछ पैसे कमाकर वो अपने घर वालों की मदद कर सकती है और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी कर सकती है। पर दूसरी ही तरफ उसके पिता को उसका घर से दूर काम करने जाना पसंद नहीं था क्योंकि उसे अपने घर से रोज साइकिल से काम करने जाना पड़ता था। ममता ने ये साइकिल भी कुछ ही समय पहले ली थी। उसके पहले
वो अपने ही गांव के एक ऑटो ड्राइवर के साथ काम पर जाया करती थी। उसके साथ उसकी 2 और फ्रेंड्स भी काम पर जाया करती थी, लेकिन वो दोनों लड़कियां पास ही के दूसरे गांव की रहने वाली थी। ममता सुबह 10 बजे काम के लिए अपने घर से निकलती और शाम को लगभग 7 बजे तक वो घर वापस आया करती थी। तारीख 6 जनवरी 2017 के दिन ममता के पिता शाम को अपने काम से घर वापस आते हैं और शाम की लगभग 7 बज जाती है, पर ममता घर वापस नहीं लौटती। पिता के घर आते ही उसकी माँ पिता से कहती है कि आज काफी देर हो गई है लेकिन ममता अभी तक घर नहीं आई। इसमें उसके पिता उन्हें कहते हैं कि हो सकता है वो मेडिकल से देर से निकली होगी, थोड़ी देर इंतजार करते हैं और ये भी हो सकता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड के घर पे रुक गई होगी। वो दोनों अब कुछ देर इंतजार करते हैं, पर काफी देर इंतजार के बाद भी ममता घर नहीं लौटती। अब ममता के माता पिता को चिंता होती है और तब ममता के पिता उसे गांव में ढूंढना शुरू करते हैं। अपने गांव के एक घर में ममता अक्सर टीवी देखने जाया करती थी। पहले ममता के पिता वहां पहुंच जाते हैं कि हो सकता है ममता उन्हें वहां मिल जाए, और वहां जाने पे उन्हें पता चलता है कि ममता वहां भी नहीं है। अब ममता के पिता उसे गांव के रास्ते पर जहां से ममता घर आया करती थी उसे ढूंढने के लिए वहां जाते हैं, पर वहां भी ममता का कोई पता नहीं चलता। उन्होंने अपनी गांव की कई लड़कियों से ममता के बारे में पूछा कि हो सकता है किसी ने ममता को देखा हो, लेकिन किसी को भी ममता के बारे में कुछ पता नहीं था। जब काफी देर तक ममता को ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिलती तो ममता के पिता थक हार कर घर वापस आ जाते हैं। उन्हें वैसे भी ममता का बाहर काम करना पसंद नहीं था। उन्हें लगता है कि वो अपने मन की मालिक है, उसे जैसा लगता है वो वैसा ही करती है, तो जब वो चाहेगी तब घर वापस आ जाएगी, और ये सोचकर वो सो जाते हैं। रात गुजर जाती है और सुबह होती है, और सुबह ममता के पिता ममता को घर में ढूंढते हैं, पर ममता उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब वो हैरान परेशान उसे फिर से ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, और वो उसे ढूंढते ढूंढते सड़क के किनारे पास ही के एक नाले के पास पहुंचते हैं, जहां उनकी नजर एक लड़की के दुपट्टे पर पड़ती है। वो और पास जाकर उसे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये दुपट्टा तो ममता का ही है। अब वो उस जगह ही आसपास देखते हैं और कुछ ही दूरी पर उन्हें ममता अर्धनग्न हालत में मिलती है। वो घबरा कर ममता के पास जाते हैं। ममता बहुत ही बुरी हालत में थी, आसपास खून पड़ा था, और जब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मर चुकी है। इस बात की खबर अब पूरे गांव में फैल जाती है और तुरंत ही मस्तूरी पुलिस को फोन किया जाता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और क्राइम सीन की तफ्तीश की जाती है और ममता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जहां ममता की बॉडी मिली थी वहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में ममता की साइकिल भी बरामद की जाती है, लेकिन ममता की लाश के पास से पुलिस को ममता का कुछ सामान जैसे बैग वहाँ नहीं मिलता। पुलिस इसके फोन की भी तलाश करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ममता के पास कोई फोन नहीं था। इधर अब पुलिस क्राइम सीन की तफ्तीश के बाद कुछ लोगों से पूछताछ करती है। सबसे पहले ममता की 2 फ्रेंड्स जिनके साथ ममता काम पर जाया करती थी उनसे पूछताछ होती है। वो दोनों पुलिस को बताती हैं कि ममता हमारे साथ ही घर लौटती थी, जिसमें हम दोनों अपने अपने गांव की ओर चले गए और ममता अपने घर की तरफ चली गई। उन दोनों से पूछा गया कि क्या रास्ते में तुम लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया कि कोई तुम लोगों का पीछा कर रहा है, या कुछ भी अजीब चीज तुम लोगों ने नोटिस की हो, या किसी को भी तुमने ममता के साथ देखा हो। तब ममता की दोनों फ्रेंड्स ने उन्हें बताया कि हम दोनों ने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया और ना ही हमें ममता के साथ किसी को देखा। हम हर रोज की तरह सुबह साथ में गए और वापस आए। अब पुलिस उस मेडिकल स्टोर पे पहुंचती है जहां ममता काम पर जाया करती थी और उस स्टोर के ऑनर से भी पूछताछ होती है, लेकिन वहाँ से भी कुछ खास पता नहीं चलता। ममता के बारे में कुछ गांव वालों से भी पूछताछ की जाती है, जिस पर उन लोगों का कहना था चूंकि ममता नौकरी किया करती थी इसीलिए हमारे गांव के बड़ी जाति के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। ऐसी तमाम पूछताछ होती है, लेकिन कुछ भी खास जानकारी पुलिस को नहीं मिलती। इधर अब पूछताछ को कुछ दिन बीत जाते हैं और ममता की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि ममता की हत्या से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया था। डॉक्टरों द्वारा पुलिस को बताया गया कि कम से कम ये गंदा काम 2 से 3 लोगों ने मिलकर किया है। उसकी हालत बहुत ही खराब थी और उसकी बॉडी पर
जितने चोट के निशान थे उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि उन लोगों ने ममता के साथ बहुत ही मारपीट भी की होगी और शायद ममता ने भी काफी देर तक उन लोगों का विरोध किया होगा। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार मार कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसने काफी देर तक इसका सामना भी किया क्योंकि उसके हाथों के नाखून तक टूट चुके थे और जिस हालत में ममता थी उसे देखकर ये लगता था कि मानो किसी ने बड़े ही गुस्से और क्रूरता के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस अब इस गंभीर रिपोर्ट के आधार पर इस केस की आगे जांच शुरू करती है। सभी लोगों से सख्ती से पूछताछ की जाती है। ममता के घर वालों से लेकर गांव वालों तक गहरी पूछताछ होती है कि क्या ममता का किसी लड़के के साथ कोई संबंध या कोई उसे परेशान करता था। ऐसी तमाम पूछताछ होती है पर कहीं से कुछ भी पता नहीं चलता। ममता के गांव के उस ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ होती है क्योंकि ममता कई बार उसकी ऑटो से अपने काम पर जाया करती थी। तब पता चलता है कि वो ऑटो ड्राइवर ममता के स्कूल में ही उसी के साथ 12वीं तक पढ़ा था और वो दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स भी रह चुके थे। उस ऑटो ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि ममता बहुत ही होशियार लड़की थी। स्कूल में वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। अपने काम को लेकर वो बहुत ही सीरियस थी। डेली टाइम पर काम पर जाना और टाइम पर ही घर वापस आ जाना, अपने काम को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना, ऐसी कई खूबियां थी उसमें। उसने बताया कि ममता मेरी अच्छी दोस्त की तरह थी और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे जानकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। साथ ही उसने पुलिस को बताया कि हमारे गाँव का ही एक लड़का है और वो लड़का अक्सर उसे परेशान करता है, पर इस मामले में उसका हाथ है या नहीं ये मैं नहीं जानता। इन सब बातों को सुनकर पुलिस तुरंत ही उस लड़के से पूछताछ करती है। उस लड़के से जब ममता के बारे में पूछा जाता है तो पहले तो वो डर जाता है और फिर बताता है कि मैंने ममता के साथ कुछ नहीं किया। और जब पुलिस ने उससे कहा कि तू उसे अक्सर परेशान करता है तो वो सफाई देते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी लड़की थी, वो लड़कों की तरह रहती थी, इसीलिए मैं ऐसा कहता था, पर वो मेरी बहन की जैसी थी और मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मैंने कुछ भी नहीं किया है। इधर दूसरी तरफ कई लोगों से पूछताछ के बाद भी पुलिस को कहीं से भी कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी। अब पुलिस एक बार फिर ममता के घर वालों, उसके पिता से एक बार फिर पूछताछ करती है, जिसमें उसके पिता पुलिस को बताते हैं कि मैंने ममता को बहुत समझाया था, मना भी किया था कि वो एक लड़की है और उसका इस तरह काम पे जाना सही नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। सबसे पहले वो ऑटो से नौकरी पर जाया करती थी और कुछ ही समय में अपनी नौकरी के पैसे से उसने साइकिल भी खरीद ली थी। मैंने तब भी उसे बोला था, लेकिन उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता था। वो हमेशा अपने मन की करती थी और मैं ये भी नहीं जानता कि किसे मेरी बेटी से इतनी नफरत थी और किसने उसके साथ ये किया है और हमारी बेटी को हमसे छीन लिया है। एक बार फिर पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। पुलिस द्वारा करीब 50 से 100 लोगों तक पूछताछ की गई। क्राइम सीन को बार बार देखा गया। कई लड़कों से पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। इधर जैसे जैसे लोगों को इस केस की जानकारी मिल रही थी, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे मीडिया की नजर भी इस केस पर पड़ती है और देखते ही देखते लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि लोग सड़कों पर आ गए थे। कैंडल मार्च शुरू हो गया और पुलिस पर दबाव बढ़ता ही गया था। पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन होने लगा, नारेबाजी होने लगी। दिन पर दिन पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता ही जा रहा था, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। समय बीतता गया और सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी। लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया था और इस केस को लोग मस्तूरी निर्भया के नाम से भी पुकारने लगे थे। इधर पुलिस की छानबीन जारी थी और इस हत्याकांड के लगभग 1 साल बाद तारीख 24 जनवरी 2018 को पुलिस को कुछ सुराग मिलता है। दरअसल 20 जनवरी को उसी गांव में 2 भाइयों के साथ लूटपाट और मारपीट करने के चलते 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और ये घटना भी उसी जगह की थी जहां से ममता के शव को बरामद किया गया था। उन दोनों भाइयों के साथ जब ये घटना हुई तो उन्होंने मस्तूरी के पुलिस स्टेशन में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो दोनों किसी काम के चलते उसी रास्ते से घर वापस जा रहे थे। तभी 3 लोगों ने उस पर अचानक हमला किया, हमारे पैसे लूटे और हमारे साथ मारपीट की और उसके बाद तीनों वहां से भाग गए। इस रिपोर्ट के बाद अब पुलिस
मामले की जांच करती है और बहुत ही जल्दी उन तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ भी लिया जाता है। इधर पकड़े जाने पर वो तीनों मान भी लेते हैं कि हमने ही लूटपाट की है। अब पुलिस उन लोगों से ममता केस की पूछताछ भी करती है। चूंकि ये मामला भी उसी जगह का है जहां से ममता का शव बरामद किया गया था, तो पुलिस को इन तीनों पर भी डाउट होता है। और जब उन तीनों से पूछताछ होती है तो वो तीनों ये कहते हैं कि हमें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हम तीनों छोटे मोटे चोर हैं और ममता केस के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। बहुत ही सख्ती से पूछताछ की गई पर लगातार वो तीनों यही कहते रहे कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इन तीनों की छानबीन चल ही रही थी कि दूसरी तरफ मीडिया में ये खबर भी पहुंच गई कि ममता केस के आरोपियों को पकड़ लिया गया है और सभी ने ये मान भी लिया था कि यही वो तीनों आरोपी हैं और अब इन तीनों का नार्को टेस्ट भी किया गया। पर यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं हुआ और एक बार फिर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। पुलिस पर इस केस का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि इस केस के आरोपियों को पकड़ने के लिए अब कुछ पैसों का इनाम भी रखा गया। और तमाम कोशिशों के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, तब पुलिस एक बार फिर शुरू से इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और इस बार छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया जाता है कि कहीं से कोई तो चश्मदीद हाथ लगे, कुछ तो सुराग मिले। पुलिस को लगता है कि जिस टाइम पर ममता के साथ ये सब कुछ हुआ, उस टाइम पर गांव का कोई तो व्यक्ति वहां से निकला होगा, किसी ने कुछ तो देखा होगा या सुना होगा, क्योंकि उस गांव में जाने का एकमात्र एक कॉमन रास्ता था। पुलिस को लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस टाइम पर वहां से कोई गुजरा ना हो। अब उस गांव में और उसके आसपास के गांव के लोगों के काम पर आने जाने का टाइम पता किया जाता है और तभी पुलिस को पता चलता है कि एक आदमी है जो उसी वक्त काम पर से घर वापस आता है और उसी रास्ते से आता है। अब उस आदमी को उठाया गया और उससे पूछताछ की गई। पहले तो उसने मना किया, पर सख्ती से पूछताछ करने पे उसने बताया कि उस शाम जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तब मैंने एक लड़की के चीखने की आवाजें सुनी थी, लेकिन अंधेरा काफी था इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो आवाज पास ही के खेतों में से आ रही थी। मैंने रास्ते में पड़ी एक साइकिल भी देखी थी और चूंकि वहाँ इतना अंधेरा था इसीलिए मैंने आगे बढ़कर नहीं देखा। और दूसरे दिन जब मैंने न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ देखी तो मुझे अफसोस हुआ कि मुझे आगे बढ़कर देखना जरूर चाहिए था। पर जब मैंने वो चीखें सुनी तो उस वक्त मेरे समझ में कुछ नहीं आया था और मैं बहुत डर गया था कि मैं क्या करूं, और इसीलिए मैं डर के वहां से भाग गया था। अब उस व्यक्ति को क्राइम सीन की कुछ फोटोज और वो साइकिल दिखाई गई तो उसने पुलिस को बताया कि हाँ, ये वही साइकिल है जो उस दिन मैंने सड़क पर पड़ी देखी थी। अब पुलिस ये सोचती है कि उस व्यक्ति ने ये साइकिल जब देखी थी तब वो साइकिल सड़क पर पड़ी थी, पर पुलिस द्वारा वो साइकिल झाड़ियों से बरामद की गई थी। अब पुलिस एक बार फिर ममता के पापा से पूछताछ करती है, क्योंकि ममता के पापा ही वो पहले शख्स थे जो क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचे थे। पुलिस उनसे पूछती है कि जब आप वहां गए थे तब ये साइकिल आपको कहाँ मिली थी, साथ ही जब आप ममता को ढूंढने घर से आए थे तब आपने किन किन लोगों से ममता के बारे में पूछताछ की थी। तब वो पुलिस को बताते हैं कि जब मैं ममता को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा तब रास्ते में हमारे ही गांव का एक ऑटो ड्राइवर यहाँ से अपना ऑटो लेकर निकल रहा था और मैंने उससे ही अपनी बेटी के बारे में पूछा था। ये वही ऑटो ड्राइवर था जिसके साथ ममता पहले काम पर जाया करती थी। साथ ही ममता के पिता ने गांव के एक दूसरे व्यक्ति संत राम का भी नाम पुलिस को बताया। अब पुलिस सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर को पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। तब उसने पुलिस को बताया कि हाँ, जब ममता के पिता ने मुझे ममता के बारे में पूछा तब मुझे पता नहीं था कि ममता रात से गायब थी और उसके साथ ये सब हुआ है, क्योंकि उस रात में गांव के ही एक व्यक्ति संत राम को स्टेशन छोड़ने गया था और करीब 8:30 बजे मैं उसके साथ ही था। अब पुलिस को इस बात पर कुछ शक होता है, क्योंकि जब पुलिस द्वारा उन गांव के लोगों से पूछा गया था कि कौन कौन किस टाइम पर काम पर जाया या आया करता है, तो संत राम ने बताया था कि वो करीब 5:30 बजे काम पर जाता है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है। फिर उस दिन वो इतना लेट क्यों गया या उसी दिन उसे इतनी देरी क्यों हुई, इस जानकारी के आधार पर अब पुलिस संत राम को हिरासत में लेती है और साथ ही पुलिस संत राम के
एक और दोस्त से भी पूछताछ करती है, क्योंकि रोजाना वो उसी के साथ बाइक पर बैठकर अपने काम पर जाया करता था। संतराम के दोस्त से पूछने पर वो पुलिस को बताता है कि उस दिन संतराम मेरे साथ बाइक पर नहीं गया था, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, इसीलिए मैंने संतराम को मना कर दिया था। लेकिन बाद में मैं ये सोचकर चला गया था कि खामखा एक दिन के पैसों का नुकसान हो जाएगा। साथ ही वो पुलिस को बताता है कि उस दिन संतराम मुझे स्टेशन पे मिला था। वो थोड़ा घबराया हुआ था और मैंने जब उससे पूछा तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, लेकिन संतराम ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया था। इधर दूसरी तरफ संतराम से भी पूछताछ हो रही थी कि तुम रोज काम के लिए 5:30 बजे जाते हो, लेकिन उस दिन तुम इतना लेट क्यों हो गए थे, हमें सब कुछ सच सच बताओ। और तब संतराम पुलिस को बताता है कि उस दिन मैं काम पर जाने के लिए अपने रोज के टाइम पर ही घर से निकला था, तो मैंने देखा कि ऑटो ड्राइवर और उसके साथ में एक कम उम्र का लड़का, वो दोनों ही अपने ऑटो को झाड़ियों में छुपा रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब उसने मुझे बताया कि एक लड़की को शादी के लिए मनाना है और तुम भी इसमें मेरा साथ दो। और तब संतराम ने पुलिस को बताया कि ये छोटी मोटी बात समझकर मैंने उस ऑटो ड्राइवर का साथ दिया था और मैं उसकी बातों में आ गया था, क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर और संतराम दोनों से एक ही पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही थी। तब उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाया गया, पर वो ऑटो ड्राइवर अभी भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि संतराम झूठ बोल रहा है और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस उस तीसरे लड़के को भी अरेस्ट करती है और इन तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाती है। और तब वो ऑटो ड्राइवर टूट जाता है और इस केस की असली वजह सामने आती है। वो ऑटो ड्राइवर पुलिस को बताता है कि मैं ममता को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं उससे शादी करना चाहता था और मैंने अपनी ये बातें ममता को भी बताई थी, पर उसने मुझे इनकार कर दिया था। वो बहुत ही घमंडी लड़की थी, इसीलिए मैं उससे सबक सिखाना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने ही दूर के एक रिश्तेदार को अपने इस प्लान में शामिल किया और जब इस प्लान को हम अंजाम देने वाले थे, तभी अचानक संतराम भी वहाँ आ गया और वो भी हमारे साथ शामिल हो गया। मैं किसी भी हाल में उस लड़की से बदला लेना चाहता था। मैंने आखिरी वक्त में भी उससे शादी के लिए पूछा था, पर तब भी उसने मुझे मना कर दिया था, क्योंकि वो ऑटो ड्राइवर ममता के बारे में ये सब कुछ जानता था कि वो काम पर कब जाती है और कब वापस घर आती है। तो उस दिन वो ममता के घर आने के टाइम पर वहीं झाड़ियों में छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। और जब ममता अपनी साइकिल से वहाँ निकल रही थी, तभी वो अचानक वहाँ पर उसके सामने आया। उसने उससे बात करने का कहकर उसे रोकने की कोशिश की, पर ममता ने उसे बात करने से भी मना कर दिया और तब उसे रोकते हुए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और तभी उसके साथी भी वहाँ आ गए और उन तीनों ने उस पर हमला किया। वो तीनों उसे घसीटकर पास ही झाड़ियों में ले गए। वो चिल्लाती रही, बचने की कोशिश करती रही और उन तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और हद तो तब हो गई जब दुष्कर्म के बाद भी उसने उससे शादी करने के लिए कहा, पर तब भी पीड़ित ममता उसे यही कहती रही कि मैं तुझसे हार नहीं मानूंगी और तुमने जो मेरे साथ किया है मैं उसको सबको बताऊंगी और तुमको सजा भी दिलवाऊंगी। और ये सब सुनते ही उस ऑटो ड्राइवर ने गला घोंटकर ममता की हत्या कर दी और उसकी साइकिल को वहीं दूर झाड़ियों में फेंक दिया। इधर संतराम ने पुलिस को बताया कि मुझे फंसाया गया है, मैं नहीं जानता था कि ऑटो ड्राइवर ममता को मार देगा। उसने मुझे सिर्फ यही कहा था कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ये सारी बातें जानने के बाद 12 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इस केस में संतराम और उस ऑटो ड्राइवर दोनों को सजा हुई और तीसरा आरोपी एक नाबालिग था। इस केस के आरोपी, जिन्हें कई महीनों तक, लगभग 1 साल तक पुलिस कहाँ तलाश कर रही थी, वो उसी गांव के निकले। और बड़े ही शर्म की बात है कि अपने ही गांव की एक बेटी के साथ उन्होंने इतना बड़ा दुष्कर्म किया। ममता खंडेलकर की इस दर्दनाक कहानी को सुनकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर से। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में दिन दहाड़े नरगिस नाम की एक लड़की की हत्या कर दी गई। कत्ल की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुनिए पूरी कहानी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।